हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्टरी डिस्कशन किया था भारत के संविधान की सर्वोच्चता के बारे में, और भारत के जो माननीय उपराष्ट्रपति जी हैं उनका जो बयान है, उनका जो ओपिनियन है कि नहीं, भारत में संविधान ये न्यायपालिका नहीं, न्यायपालिका की तो कोई बात भी नहीं है ना कि वो सर्वोच्च है। वो कह भी नहीं रही है, या हम भी नहीं मानते कि न्यायपालिका सर्वोच्च है। सर्वोच्च तो भारत का संविधान है, लेकिन वो इसकी चर्चा नहीं कर रहा है। वो दो के बाइनरी में चर्चा कर रहे हैं कि भारत में जो है पार्लियामेंट सुप्रीम है, क्योंकि वहां चुने हुए लोग आते हैं। तो क्या चुने हुए लोग हमेशा सही कानून बनाते हैं? इस देश में तो ऐसे भी कानून बने हैं ना, जो बड़े स्तर पर फंडामेंटल राइट का और आपके राइट्स का वायलेशन करते हैं। वो तो चुने हुए लोग अगर इतने ही सही हैं, तो इस देश में फिर यह भी जस्टिफाई किया जाएगा कि आपातकाल सही था, क्योंकि वो पार्लियामेंट का भाई मेजोरिटी का डिसीजन था, और मेजोरिटी का जो डिसीजन होता है वो हमेशा सही होता है। अगर ये लॉजिक माना जाने लगे तो शायद रूल ऑफ लॉ उसी दिन खत्म हो जाएगा। रूल ऑफ लॉ उसी दिन खत्म हो जाएगा। और जब आप जानते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर इस देश में जो संवैधानिक व्यवस्था है, जिसमें हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं केशवानंद भारती के केस के बाद, केशवानंद भारती केस के बाद, वो सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, वो किसके लिए है? वो हमारे राइट को बचाने के लिए है। जो सिटीजन्स हैं, जो पर्सन्स हैं, जो संविधान में जिन जिन लोगों की बात कही जा रही है, या भारत के लोगों की जो बात कही जा रही है प्रियम्बल में, उनके अधिकारों को बचाने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब सीधे हुआ कि कंसंट्रेशन, जो शक्ति का केंद्रीकरण है, उसको विभाजित करिए किसी एक व्यक्ति में, किसी एक अथॉरिटी में, इंस्टीट्यूशन में। ये तीनों पावर मतलब कार्यपालिका की शक्ति, विधायिका की शक्ति और न्यायपालिका की शक्ति नहीं होनी चाहिए। और इसी वजह से न्यायपालिका को यह अधिकार मिला है जुडिशियल रिव्यू का। निश्चित तौर पर एक जो पॉइंट है, एक जो तर्क है, वो ये कि जुडिशरी जो है अपने दायरे में न रह करके वो बाहर के दायरे में जाकर के कानून बनाने लगती है। उसके बहुत सारे कारण हैं, जिस कारणों पर भी आपको विचार करने की जरूरत है। क्यों करती है ऐसा? क्या जो सरकारें हैं या जो विधायिका है, क्या वो अपना ड्यूटी परफॉर्म करती है पूरी तरह से, जैसा कि संविधान में कहा गया है या संविधान में लिखा गया, जो मैंडेट दिया गया, जो संवैधानिक व्यवस्था है? क्या संवैधानिक व्यवस्था के वो सारे जो लक्ष्य हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति करती है क्या कार्यपालिका और विधायिका, जिसको हम संसद कहते हैं या राज्य की विधानसभाएं हैं? आखिर जुडिशरी को अपने दायरे से बाहर क्यों आना पड़ा? उसको क्यों आना पड़ता है? जिसको हम लोग जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, न्यायिक सक्रियता कहते हैं, वो क्यों करना पड़ता है? ये तो हम जानते हैं ना कि जुडिशियल रिव्यू का पावर दिया गया है संविधान के अंदर। चाहे वो आर्टिकल 13 की बात करें, आर्टिकल 32 की बात करें, आर्टिकल 226 की बात करें, 227 की बात करें, जो हायर जुडिशियरी है उसको जुडिशियल रिव्यू का पावर तो दिया गया है ना। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर न्यायिक सक्रियता, जिसको जुडिशियल एक्टिविज्म या दूसरे थोड़ा सा और सीरियस टर्म में कहे तो जुडिशियल ओवररीच, आखिर ये परिस्थिति क्यों आती है? और अगर परिस्थिति आई, कुछ परिस्थितियों को छोड़ करके, कुछ केसेस को छोड़ करके, तो ये न्यायिक सक्रियता की देन है कि जस्टिस उन लोगों को अवेलेबल हुआ जो आज तक उस न्याय की प्रक्रिया से वंचित थे। तो क्या पूरी तरह से हम खारिज कर दें न्यायिक सक्रियता को? नहीं कर सकते। जो पीआईएल का कंसेप्ट आया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसने जुडिशियल सिस्टम को अप्रोच करने का जो एक कंसेप्ट है, लोकस स्टैंडाई, मतलब राइट टू स्टैंड बिफोर कोर्ट, उसको उसने हटा दिया इस पीआईएल के माध्यम से। और पीआईएल के माध्यम से हटाने के बाद तो लोगों के अधिकारों को इन्फोर्स कराने के लिए कोई व्यक्ति, कोई संस्थान आगे आकर को के उसके केस को, उसके कॉज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल कर सकता था, पीआईएल फाइल कर सकता था, और उसको फिर न्याय मिलता था। इन्वायरमेंटल क्लाइमेट चेंज या इन्वायरमेंटल क्राइसिस से रिलेटेड बहुत सारी केसेज हैं जो जुडिशरी ने डिसाइड किया।
तो कहने का मतलब ये है कि जुडिशियल रिव्यू तो आपके संविधान का भाग है ना। और इस बैलेंस को आप समझने की कोशिश करिए कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारा संविधान का अभिन्न भाग है, उसका मूल तत्व है। और उसमें आप कह रहे हैं कि जुडिशियरी जो इंटरप्रिटेशन कर रही है, जो इस तरह की वो इंटरप्रिटेशन कानून का कर रही है, वो नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये परिस्थिति कैसे आई। तो दोस्तों, मैं उस भूमिका को बताने की कोशिश कर रहा हूं। और उस भूमिका में आपको ये समझना होगा कि तमिलनाडु की जो सरकार है उसके 10 बिल्स, वहाँ की विधानसभा के द्वारा पास किया हुआ 10 बिल वहाँ के गवर्नर साहब ने रिजर्व रखा है। उस पर एक तरह से पॉकेट वीटो लगा दी। पॉकेट वीटो वो वीटो होता है जिस पर कोई रिप्लाई ही नहीं देते और रिकंसिडरेशन के लिए भी बिल को नहीं भेजते, और कुछ बिल्स को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर लेते हैं और वो किए। अब वो पिटिशन जो स्टेट है तमिलनाडु है उसने पिटिशन फाइल किया। और पिटिशन, क्योंकि आप जानते हैं कि संघवादी व्यवस्था में, फेडरलिज्म में, जब राज्य के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में या कुछ ऐसा डिस्प्यूट आता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुनता है। और उसमें डिसीजन आया, और डिसीजन में यह बात कही गई कि आप इतने दिनों तक उस 10 कानूनों के ऊपर बैठ नहीं सकते, मतलब उसको पेंडिंग नहीं रख सकते, आप पेशेंट रोक नहीं सकते, मतलब जो आपको सहमति देना था, क्लियरेंस उसका करना था, उस पर आप इतने दिन तक उसी पे बैठे नहीं रह सकते। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी अगर आप उसके कंसिडरेशन के लिए आप रखते हैं तो वो भी 3 महीने से ज्यादा, एक लमसम 3 महीने से अधिक आप उसको नहीं रोक सकते। अब इसमें पूरा बवाल उठ गया। अब इसमें पूरा बवाल मचा है कि सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऐसे कैसे कह सकता है। अरे भाई, एक सवाल का, एक सिंपल सवाल का आप जवाब दीजिए कि क्या गवर्नर संविधान के ऊपर है? नहीं ना। और वहां के गवर्नर का आप एटीट्यूड जान रहे हैं, आप रेगुलरली जान रहे हैं कि भारत में संघवाद का कितना भी आप नारा दे दीजिए, लेकिन राज्य सरकारों को, खास करके अगर विपक्षी दल की सरकार है राज्य में और केंद्र में दूसरे दल की सरकार है, तो किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है। आप जानते हैं कि समग्र शिक्षा अभियान का जो फंड है वो कैसे रोका गया है तमिलनाडु सरकार का। और गवर्नर किस तरह से काम करते हैं। गवर्नर भाई सेंटर के अपॉइंटी होते हैं, वो तो इलेक्टेड नहीं है, वो किस आधार पर बिल को रोकते हैं भाई। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर संविधान से ऊपर तो नहीं है ना। जो अनुच्छेद 200 में कहा गया है कि भाई जितना जल्दी हो सके उस कानून पर अपनी सहमति देनी होगी आपको, उसका क्या मतलब, उसका इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? कोर्ट ही करेगा ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही करेगा ना, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, या कोई एमएलए करेगा, या सरकार करेगी, या गवर्नर करेंगे? कौन करेगा भाई? अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाएगा ना। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही तो डिसाइड करेगी कि भाई कितने हद तक आप उस कानून को रोके रख सकते हैं, क्योंकि उसको बनाने वाली भी चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई विधायिका है। और गवर्नर क्या है? गवर्नर तो चुने हुए नहीं है। जो ये कहा जा रहा है कि भारत की न्यायपालिका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किस आधार पर इंस्ट्रक्शन दे सकती है कि आप 3 महीने के अंदर इस बिल को क्लियर करें? क्यों नहीं दे सकती भाई? आप इस बात का जवाब दीजिए। जिन लोगों ने ये मुद्दा बनाया और जिस तरह का, मतलब उन लोगों ने आरोप लगाया है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है जुडिशरी के ऊपर, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वो इलेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट मतों के द्वारा उनका चुनाव होता है, वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैं कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के जजेज का, कॉलेजियम के रिकमेंडेशन के बाद उनको बात माननी होती है। अपॉइंटमेंट के बाद, मतलब ये जो तर्क दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेज का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, इसलिए उनको कैसे इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है? भाई वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है अपॉइंट करना। अपॉइंट करने का अथॉरिटी उनको दिया गया है संविधान के अंदर।
लेकिन अपॉइंट करने का मतलब ये नहीं कि हम अपॉइंट कर दिए तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है आपको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। यही तो चेक एंड बैलेंस है, यही तो चेक एंड बैलेंस का कंसेप्ट है कि आप अपॉइंट जरूर करते हैं, लेकिन आपके द्वारा बनाए गए कानून को रिव्यू कौन करेगा? आप नहीं करेंगे। आपके द्वारा साइन किए गए कानून को आप रिव्यू नहीं करेंगे। अगर आपके पास बिल भी भेजा जाता है रिकंसिडरेशन के लिए, तो उस पर फैसला आप तो नहीं सुनाएंगे ना, ये जुडिशरी ही सुनाएगी ना। और जुडिशरी जब इस पे फैसला सुना रही है तो आप कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आप इंस्ट्रक्शन कैसे दे सकते हैं? ये कैसा लॉजिक है भाई? इनकी समझ क्या है? पार्लियामेंट में ये लोग बैठे हुए हैं, ये थोड़ी सी समझ है? कुछ भी जानकारी है कानून के बारे में इनको? जो मन में आता है पब्लिक में अपना क्रेजो करने के लिए कुछ भी बोल दीजिए। भाई कानून की व्याख्या कोई एमपी करेगा क्या? कानून की व्याख्या क्या राष्ट्रपति करेंगे? राष्ट्रपति को तो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से सलाह लेने का। और उस जजमेंट में उसमें यह तर्क भी दिया गया है कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो वो ओपिनियन सीख कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। और आप बताइए क्या कहा जा रहा है? क्यों नहीं भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है? कितने केसेज है जिसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया एग्जीक्यूटिव को, और इसमें डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कैसे आ गई भाई? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या हुआ? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब हुआ कि आपके सरकार को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, क्योंकि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मात्र होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सरकार को इंस्ट्रक्शन है कि आप उस बिल को क्लियर करिए, क्योंकि सरकार और कैबिनेट के सलाह पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काम करता है। आप इस बात को समझिए कि ये कितना सीरियस एलिगेशन लगाया जा रहा है कि जो पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता है। कौन देगा भाई? एक मूल सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि भाई भारत में कोई अगर चीज हो रही है, मान लीजिए कि तमिलनाडु के विधानसभा ने 10 बिल पास किए, गवर्नर साहब उसका एसेंट नहीं दिए, वो प्रेसिडेंट के रिजर्व कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर लिए, तो क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पे जीवन भर ऐसे ही उसको पेंडिंग में रखे रह सकते हैं क्या? और अगर रखे रहेंगे तो क्या यही डेमोक्रेसी है? तमिलनाडु के लोगों का जो ओपिनियन है, वहां के लोगों के कल्याण की जो बात है, वहां की सरकार सोचेगी ना। अगर हम फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार में राष्ट्रपति करेंगे, और ठीक है राष्ट्रपति को है अधिकार कि भाई उस पर कंसिडरेशन करें, और हो सकता है फिर से वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज दें वहां के सरकार को, असेंबली को, लेकिन उस पर बैठे रहना कैसे डेमोक्रेटिक है? और इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर डायरेक्शन नहीं देगी तो कौन सी वैसी संस्था है इस देश में जो ये इंस्ट्रक्शन देगी? कोई भी डिसीजन अगर आप ले रहे हैं, पार्लियामेंट ऑफ ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ले रहा है या गवर्नमेंट ले रही है, तो उस पर कौन फैसला देगा? क्या सरकार अपने फैसला देगी, या जो ये एमपीज हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी जो इस तरह से, और नेता जो ये जो बोल रहे हैं, इनकी क्या क्या समझ है कानून के बारे में? ये तो बड़ी हंसी आती है कि संवैधानिक व्यवस्था के बारे में इनको नहीं पता है और सीधे तुरंत कमेंट कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डिसीजन पर। और सबसे ताजुब वाली बात यह है कि इनके इस बड़बोलेपन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना किनारा कर लिया है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसका मतलब क्या निकाला जाए? इसका मतलब यही निकाला जा सकता है ना कि भाई उनको इनडायरेक्ट सपोर्ट दिया जा रहा है, ताकि जुडिशरी जो संस्था है, क्योंकि यह डिसीजन उनके खिलाफ गया है, तो उसको किसी तरह से एक ऐसा पब्लिक ओपिनियन बनाया जाए जो पब्लिक के नजर में उनका इमेज खत्म हो जाए। जहां जुडिशरी गलत है, फेयर क्रिटिसिज्म आप जरूर करिए, हम भी करते हैं। हमने भी एक वीडियो में कहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया संविधान से ऊपर नहीं है। रिप्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा एक सवाल है, अभी भी बना हुआ नई रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फेयर क्रिटिसिज्म का एक दायरा है। आप मेरिट पर बात तो करिए ना कि हाँ भाई क्या संवैधानिक व्यवस्था है, और संवैधानिक व्यवस्था के बियॉन्ड आप जाके अगर कोई काम कर रहे हैं। हमें तो नहीं लगता कि ये डिसीजन जो हुआ है संवैधानिक व्यवस्था के बियॉन्ड जाकर के हुआ है। जिस तरह से वहां के गवर्नर
अनइलेक्टेड अथॉरिटी वहां के सरकार के लगभग बहुत सारे प्रोग्रेसिव कानून को रिजर्व कर दिया है, उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं। और कोर्ट अगर उस पर सवाल उठा रहा है कि भाई इतने दिनों तक आप कैसे कानून को पेंडिंग रख सकते हैं, उसका एसेंट रोक सकते हैं, तो आप कह रहे हैं कि आप प्रेसिडेंट को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। मतलब ये क्या चल रहा है? इससे दो चीज पता चलता है। पहली चीज ये कि कुछ नेताओं को, कुछ लीडर्स को संवैधानिक व्यवस्था का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है। दूसरी बात यह पता चलती है उन्हें संविधान की जो भावना है, संविधान की जो व्यवस्था है, संविधान की जो सर्वोच्चता है, वो बिल्कुल ही एक्सेप्टेड नहीं है। तीसरी बात यह कि न्यायिक व्यवस्था में उनको थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है और वो पूरी तरह से चाहते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था जो बनी है वो खत्म करके उनके आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग सारी व्यवस्था का निर्माण कर दिया जाए। वो जो कहें, सत्ता प्रयोजित जो विचार है उसको एक्सेप्ट कर ले सब कोई, और तब जो है ये संवैधानिक व्यवस्था मानी जाएगी कि सबसे बेहतर है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, ऐसी मानसिकता इस संविधान की व्यवस्था को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। ये मानसिकता वो मानसिकता है जो संविधान की सर्वोच्चता को ही खत्म कर देगा। ये वो मानसिकता है जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ही खत्म करने की का इंटेंशन रखता है। और अगर ऐसा होता है तो आपका संविधान खतरे में हो जाएगा, संवैधानिक व्यवस्था आपके खतरे में आ जाएगी। जिस तरह का बयान एक एमपी ने दिया है जुडिशरी के बारे में, वो एक एमपी से उम्मीद नहीं की जाती। आम लोगों से हम मानते हैं कि उनको अगर ये बात नहीं पता कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, चेक एंड बैलेंस का थ्योरी क्या है, ये बात उनको अगर नहीं पता है, अगर वो कहते हैं तो ये बात समझ में आती है कि हाँ भाई वो उसको नहीं समझ, वो कुछ भी बोल देता है। लेकिन जो कानून बनाने वाली संस्था का मेंबर है, हम नाम नहीं लेना चाहते, हम तो उम्मीद भी नहीं करते कि ऐसे लोग इस तरह का बयानबाजी करेंगे, इस तरह का बयानबाजी करेंगे कि एक संस्था की विश्वसनीयता ही खतरे में पड़ जाए। तो दोस्तों ये बात समझने की है, ये बात जानने की है कि कोई भी अथॉरिटी, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति जो है संविधान से ऊपर नहीं है, कोई संस्था संविधान से ऊपर नहीं है, कोई अथॉरिटी संविधान से ऊपर नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया संविधान से ऊपर नहीं है, वो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो संविधान के बदौलत हैं, वो हेड ऑफ स्टेट है, संविधान के बदौलत हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है हेड ऑफ गवर्नमेंट है, वो संविधान के बदौलत हैं। और जो एमपी साहब इस तरह की भाषा बोल रहे हैं और जो नेता लोग इस तरह की भाषा बोल रहे हैं ना, वो सारी उनकी भाषा और उनका ये पूरा का पूरा जो अधिकार जो है, उनका पोस्ट जो है, पदवी जो है ना, वो सब संविधान के बदौलत है। इनको इतना भी बेसिक ज्ञान नहीं है कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, उनको इतना भी बेसिक ज्ञान नहीं है कि सेपरेशन ऑफ पावर के साथ साथ एक चेक एंड बैलेंस का कंसेप्ट है। अब किसी के कानून को, किसी भी लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून को जब तक मन तब तक ऐसे ही उसको पेंडिंग रखेंगे क्या? और आप कहते हैं संघवाद की बात, आप कहते हैं फेडरलिज्म की बात, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जुडिशियरी, गवर्नर, बाकी विपक्ष की सरकारें, बाकी सारे अथॉरिटी आपके हिसाब से अगर काम करे तो सारा संवैधानिक हो गया। तो ध्यान रखिए दोस्तों कि हीरो बनने की होड़ बनी रहती है कि कौन कितना जुडिशरी के बारे में, बाकी संस्थाओं के बारे में, विपक्षी सरकारों के बारे में, बाकी लोगों के बारे में कितना खराब बोलेगा तो उनको जो है अटेंशन मिले। दे आर अटेंशन सीकर्स and they don't believe in our constitution and constitutional system. I'm surprised that they have this kind of knowledge about our constitution and constitutional system. They are taking the benefit of constitution. They are sitting inside the parliament and state legislature because of this constitution, and they don't know about it. बोलना ऑरेटरी स्किल अलग है, रेट्रिक अलग है, लेकिन जानकारी ना होना
और इतनी बेसिक जानकारी ना होना एक पार्लियामेंटेरियन को ये बड़ा ही खराब स्थिति है डेमोक्रेसी के लिए। तो अपने जनप्रतिनिधियों के बारे में भी सोचिए, संविधान के बारे में भी सोचिए कि भाई आखिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर पावर है, गवर्नर ऑफ स्टेट को अगर पावर है कि ठीक है, अगर कोई कानून उनको लगता है जिस पे विचार किया जाना चाहिए, रोक के देखना चाहिए, कितने दिन तक आप ही के पास वो पड़ा रहेगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसका रिव्यू करने का अधिकार किसको है कि आप कितने दिन तक इसको रोक करके रख सकते हैं। ये कौन डिसाइड करेगा? क्या गवर्नर करेंगे? ये प्रेसिडेंट करेंगे? और प्रेसिडेंट नए डिसीजन ले रहे हैं तो इस पर सवाल कौन पूछेगा? कौन डायरेक्शन देगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही देगा ना, या कोर्ट से देंगे ना। और कोर्ट अगर दे रहा है तो बाप रे बाप, ऐसे लग रहा है कि कोर्ट की इतनी हिम्मत। अरे भाई, वो कोर्ट को उतनी हिम्मत तो अपने उस व्यक्ति की वजह से नहीं आई है, ये संविधान ने व्यवस्था दे रखा है। संविधान की सर्वोच्चता है आपके देश में। संविधान ने जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट दे रखा है। क्या उसको भूल गए थे आप? इसका मतलब आपको संविधान में विश्वास नहीं, आप संविधान की सत्ता को ही पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। आपको संविधान में विश्वास नहीं, आपके लिए संविधान खतरा दिख रहा है। इस डिसीजन में कोई भी बात कोर्ट ने ऐसी नहीं कही है जो संविधान के परे हो। संविधान की व्यवस्था को ही की व्याख्या करते हुए ये सारी बातें कही गई हैं, और उसको इस तरह से उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। आप समझिए कि वो लोग क्या चाहते हैं कि जुडिशरी, संविधान, संवैधानिक व्यवस्था, संविधान की आपकी समझ सब उनके विचारधारा के हिसाब से हो, और उनकी विचारधारा ठीक नहीं है। और संविधान को ही पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। उनको संविधान की व्यवस्था में ही विश्वास नहीं है। उन लोगों में एक साइकोलॉजी क्रिएट करना चाहते हैं कि संविधान जैसी कोई सत्ता नहीं है, न्यायपालिका जैसी कोई संस्था नहीं है। क्योंकि न्यायपालिका ने पास्ट में जो काम किए हैं, हाँ, निश्चित तौर पर कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो आलोचना के दायरे में है और आलोचना किया भी जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं, खासकर जुडिशियल एक्टिविज्म के द्वारा, जिसकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए, और जिसको आपको कंसिडरेशन भी करना चाहिए, रिकॉग्निशन भी करना चाहिए कि कुछ कामों को उसने सही किया है। जुडिशरी का दरवाजा लोगों के लिए खोला है। तो दोस्तों, सतर्क रहिए, सचेत रहिए, और अपने संवैधानिक अधिकारों को समझिए, संविधान को समझिए, और ये नेता लोग जो गुमराह करने की मानसिकता लेकर के चल रहे हैं उसे भी समझने की कोशिश करिए और उसको काउंटर करिए। अगर नहीं काउंटर करिएगा तो आपके संविधान खतरे में आपका संविधान खतरे में पड़ेगा। संविधान खतरे में पड़ेगा तो आपका अधिकार खतरे में पड़ेगा, और अगर आपका अधिकार खतरे में पड़ेगा तो अगले दिन पता चला कि आप किसी दूसरे ही डायरेक्शन में चले गए, संविधान नहीं बचा और कोई दूसरी ही व्यवस्था। आप समझ रहे होंगे हम किस तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं कि ये एक ये एक सोचा समझा प्रयास भी हो सकता है या साजिश भी हो सकती है कि इस तरह से पब्लिक के नज़र में हम संवैधानिक व्यवस्था को डेमोरलाइज कर दें, उसको इतना नकारात्मक बना दें कि लोगों की भावना ही खत्म हो जाए। और जब खत्म हो जाए तो वो कहेंगे कि संविधान है ही नहीं, तो एक अच्छा मौका मिल जाएगा कि संविधान ही खत्म कर दो। अगर डायरेक्ट नहीं हो पा रहा है तो ये डायरेक्ट का माहौल बनाया जा रहा है। हम जानते हैं कि संविधान को किस तरह से धीरे धीरे करके कुछ लोगों का मानना है कि इस देश को धार्मिक राज्य बना दिया जाए। ये उसकी कोशिश भी हो सकती है। ये आपको और हमको तय करना है कि संविधान की सत्ता होगी कि धार्मिक सत्ता होगी। हमारी समझ और आपकी समझ सही है कि उन नेताओं की समझ सही है जो कहते हैं कि हम बहुत बड़े पार्लियामेंटेरियन हैं, हम बहुत बड़े समझदार हैं, बहुत जानकार हैं, लेकिन ऐसी भाषा बोलते हैं कि एक लॉ ग्रेजुएट भी ऐसी बात नहीं कहेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमें अपने बात को कंक्लूड करने की इजाज़त दीजिए, और आप हमारे साथ बने रहिए, पढ़िए, लिखिए और तर्क वितर्क करिए, समझिए चीज़ों को कि क्या कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है। तभी आप संविधान को भी बचाएंगे, देश को भी बचाएंगे। और राष्ट्रभक्ति केवल वो का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको भड़काए और आप मान जाइए। देशभक्ति का मतलब तार्किक होना भी है, अपने देश के बारे में, संविधान के बारे में, व्यवस्था के बारे में सोचना भी है। तो इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।